नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। आज हम बात करेंगे हिमाचल चुनाव की और हिमाचल चुनाव की हर एक सीट की रणनीति हम समझेंगे, वहां का गणित समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो 11 हैं, जिस पर हम बातचीत करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हिमाचल से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो के हीरो हमारे साथ जुड़ेंगे और हिमाचल की हर एक हलचल पर हमारी नजर न्यूज इंडिया की नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशिफ इकबाल जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मीनाक्षी रजक और चारुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। तमाम सहयोगियों से बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखिए 11 पॉइंट को। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कुंदन, सबका पहले हम स्वागत कर रहे हैं हमारे तमाम सहयोगियों का। और आज हिमाचल चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर हम आपको खबर बताएंगे, इसलिए क्योंकि खबरों की खबर आज हम लेंगे। आज हम बताएंगे कि ग्राउंड पे आखिर चल क्या रहा है। हम ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र लाया तो आज संकल्प पत्र बीजेपी के साथ है। मतलब साफ है कि दोनों पार्टियों ने साफ कर दिया है कि इस वक्त हिमाचल का चुनाव उनके लिए कितना खास है, क्योंकि जिस तरीके की तंजिया कल से, खासतौर पे 24 घंटे पहले से जो लगातार तंजिया कसी जा रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उस पर साफ किया है जेपी नड्डा ने कि हम इस चुनाव को उसी चुनाव की तरह लड़ रहे हैं जैसे हम हर चुनाव लड़ते हैं। और जिस तरीके से 11 पॉइंट के साथ वो आए हैं, मैं मीनाक्षी से की तरफ मैं रुख करूंगा और मीनाक्षी से पूछूंगा कि मीनाक्षी, इस 11 पॉइंट को आप कैसे देखती हैं कि इस बार जो प्रतिज्ञा पत्र है उस पर संकल्प पत्र कितना भारी रहने वाला है? तरीके से इसे यहाँ पर संकल्प पत्र को लॉन्च किया गया है, साफ तौर पर सबसे पहले ये कहा जाता है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। यही से समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में सरकार बनाई, उत्तराखंड में इस भ्रम को तोड़ा, इस रिवाज को तोड़ा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस, यही रिवाज हिमाचल में चलता है और इसी रिवाज को तोड़ने के लिए बात करते हैं और इसी के साथ संकल्प पत्र को लॉन्च करते हैं। सबकी नजर इस पर थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम उसे बहाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों ने खासतौर पर इस पर नजर बना रखी थी और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के ऐलान किया जाता है कि इसको बहाल कर दिया जाएगा। नौकरियों का 8 लाख नौकरियों का वादा किया जाता है। नौकरियों का वादा बेहद जरूरी हो जाता है। विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सीधे रुख करते हैं चारुल का। चारुल, आपके पास डाटा होंगे, हम धीरे धीरे करके इस डाटा को खोलेंगे। हम ये भी बताएंगे कि आखिर हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो ने कितनी सारी रिपोर्ट दी है, किस तरीके से ग्राउंड की उन्होंने खबरें दी हैं, किस तरीके से ग्राउंड के रुझान बताए हैं, किस तरीके से ये भी बताया है कि कौन कौन से मुद्दे बड़े हो सकते हैं। हम तमाम इस चर्चा में बहुत सारे लोगों को शामिल करने वाले हैं। आज हम ये बताने वाले हैं कि न्यूज इंडिया की टीम जिस तरीके से लगातार कई महीनों से तैयारियां कर रही थी इस चीजों को लेकर बताने के लिए और तमाम अपने दर्शकों तक ये पहुंचाने के लिए कि हम कितने तैयार हैं हिमाचल चुनाव को लेकर। आज हम वो उस चुनाव को लेकर हम तमाम बातें सामने लाने वाले। चारुल, आपके पास क्या क्या अभी जानकारी है, धीरे धीरे करके आप बताइए, क्योंकि तमाम दर्शकों की उत्सुकता भी बनी रहनी चाहिए कि आखिर आगे आने वाले समय में हम क्या क्या उनके सामने रखने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आशिफ जी, अगर हम बात कर लें, सबसे पहले तो आज अहम इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें 11 संकल्प जारी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर 3 पार्टियां पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही हैं। हालांकि बीएसपी ने एंट्री थोड़ी लेट की है। 68 में से 68 सीटों पर 55 उम्मीदवारों का जो ऐलान किया गया है। अब बीएसपी जो है वहां पर रैलियां भी करने वाली है, लेकिन मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। अगर हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो कई मायनों में मजबूत इसलिए है क्योंकि जो सीएम हैं जयराम ठाकुर, उनका कार्यकाल पूरी तरह से बेदाग रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कई बार पीठ थपथपा चुके हैं और इसके साथ ही सबसे अहम फैक्टर है मोदी मैजिक और सरकार को रिपीट करने वाली। देखिए, इसमें एक बात और भी है चारुल कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको अपने राज को या सिंहासन को बचाना बड़ी चुनौती होती है। खास तौर पे सिंहासन जो छीनने की कोशिश में है उसके लिए वो कम बड़ी चुनौती साबित होती है। कुंदन, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से प्रतिज्ञा पत्र के वरिष्ठ संकल्प पत्र की अगर खास बातों का जिक्र करें तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों चीजों का अगर आप दोनों घोषणा पत्र में, घोषणा पत्र एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि घोषणा पत्र दोनों का नाम आप भले प्रतिज्ञा रख लीजिए, संकल्प पत्र रख लीजिए। आशिफ जी देखिए, तो नौकरी पर फोकस किया। कल जब कांग्रेस का जो प्रतिज्ञा पत्र सामने आए उसमें नौकरी पर फोकस किया गया। 1 लाख नौकरी देने की बात कही गई और यह कहा गया कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी हम देंगे, सरकारी नौकरी। बीजेपी का जवाब क्या है? बीजेपी कह रही है 8 लाख नौकरी देंगे। बीजेपी ने साफ तौर पर बेरोजगारी के मसले पर सामने आकर के फ्रंट फुट पर खेला, 8 लाख नौकरी देने का वादा किया। इसके अलावा देखिए मास को किस तरीके से जोड़ा जाता है। आप देखिए, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा दिया था यूपी में, वहां पर यहां पर 33% लड़कियों को, महिलाओं को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दे दिया है। इसकी महिलाओं की बात कर रहे हैं, सीधा टारगेट किया है। बिल्कुल मीनाक्षी, महिलाओं को हर चुनाव में प्राथमिकता दिया जाता है। महिलाओं के लिए बड़े सारे इश्यूज लाए जाते हैं और ये कोशिश की जाती है कि वो उनको आरक्षण भी दें, वो उनको तमाम तरह की फैसिलिटी भी दें।
कितना असर करता है ये चुनाव पे, कितना असर करता है? बेहद बेहद असर करता है, क्योंकि आपने पिछले 5 विधानसभा चुनावों को देखा, केजरीवाल जी जहां जहां गए हमेशा उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता दी, महिलाओं के बीच में पहुंचे, जनसभाएं की, उन्होंने यहां तक कि महिलाओं के लिए इतनी सारी घोषणाएं की, इतने सारे वादे किए, 1000 रुपए दिए जाएंगे 18 साल की उम्र होने पर, फिर वो चाहे पंजाब में रहा हो, उत्तराखंड में रहा हो, उत्तर प्रदेश में रहा हो, हिमाचल में अगर इस चीज को तोड़ना था, क्योंकि महिलाएं वो होती हैं, अगर आपने महिलाओं के मन में ये जगा दिया कि आपको वोट जाकर के इस पार्टी के लिए करना है, तो यानी कि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। महिलाओं को आप यहाँ पर साफ तौर पर ये कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के दिमाग में ये बनाया जाता है। हम डिटेल देख लेते हैं, जी। हम डिटेल देख लेते हैं कि आखिर बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र, कुंदन अभी जो जिक्र कर रहे थे, तो कुंदन हम लोग को लगता है कि सबसे पहले वो हमें देख लेना चाहिए कि आखिर क्या क्या है इसमें। बिल्कुल, बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में आपको बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरअसल ये मैनिफेस्टो जारी किया, जिसका नाम संकल्प पत्र बीजेपी देती है। मैनिफेस्टो का नाम आमतौर पर बीजेपी अब संकल्प पत्र देती है। हिमाचल राज्य में रिवाज नहीं बदलेगा, ये एक तरीके से वो दावा कर रहे हैं। राज नहीं, रिवाज बदलेगा, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल रिवाज हिमाचल प्रदेश में 3 दशक से ज्यादा वक्त से रहा है, हर 5 साल में सत्ता बदलने का। इसी को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लेकर के आएगी, ये कहा है जेपी नड्डा ने। बिल्कुल, हिमाचल में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का वादा किया गया है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी काम होगा, क्योंकि ये आवश्यक हो जाता है जब आप एक पहाड़ी राज्य के तौर पर उभरते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका खास ख्याल रखा है। नौकरियों के वादे इसलिए किए गए हैं क्योंकि लोग ये चाहते हैं जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य में वहां नौकरियां मिले, और अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 8 लाख नौकरियां देने का वादा करती है, घोषणा करती है, तो ये बड़ा दावा, बड़ा वादा होता है वहां के लोगों को एक तरीके से रुझाने के लिए। तो बिल्कुल, दरअसल नौकरियों के नाम पर, रोजगार के नाम पर बीजेपी को विपक्ष घेरता रहा है, लेकिन इसी मसले पर फ्रंट फुट पर आकर के बीजेपी ने दावा कर दिया है, वादा कर दिया है। 8 लाख नौकरियां देने की बात कह दी है बीजेपी ने। मैनिफेस्टो में यह कहा गया है कि 8 लाख नौकरियां देंगे। हालांकि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रखा गया है, जैसा कि कांग्रेस ने रखा है। कांग्रेस ने कहा है 1 लाख नौकरी तो हम पहली कैबिनेट की बैठक में दे देंगे, यानी कि 1 लाख नौकरियों की घोषणा कैबिनेट की बैठक में ही, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, जैसा कि हर 5 साल में बनता रहा है, सरकार बदलती रही है, तो कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो 1 लाख नौकरियों का वादा कर दिया जाएगा और कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा प्रस्ताव। क्या कहा है जेपी नड्डा ने, ये हम आपको सुनाते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं और अरुण जेटली जी की बात को कहता हूं, तो आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट इन पास्ट 5 years 6000 हमारे रूरल रोड्स बने हैं जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, और 6000 हमारे किलोमीटर्स की सड़क बनी है। इस तरीके की बात हुई है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इन लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर जो तय किया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, क्योंकि हम एक क्रेडिबल पार्टी की तरीके से लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमने कभी नहीं कहा था कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे, लेकिन हमने 5 साल की अवधि में उसको बना करके दिया। चलिए, तो बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आ चुका है। 8 लाख नौकरियां देने का वादा बीजेपी ने किया है। नौकरियों के नाम पर बीजेपी को घेरती रही है विपक्षी पार्टियां, और कांग्रेस ने जो 1 लाख का वादा किया है उसमें उसके जवाब में 8 लाख का वादा किया गया है बीजेपी की तरफ से। हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कई राज्य सामने आए, उनमें से सबसे पहला राज्य था बीजेपी शासित राज्यों का। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से इसे लेकर के ऐलान किया गया, लेकिन अब चुनाव से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बीजेपी आ गई है। आशिफ जी, कैसे देखा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कुंदन, हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आज कौन कौन से बड़े मुद्दे हिमाचल चुनाव में बड़े होने वाले हैं, या ये कह लें उन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। साथ ही हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से बड़े चेहरे जिन पर दाव लगने वाला है, जिन पर हम टैली के जरिए ये भी बताएंगे कि किस किस पोजीशन में किस किस कौन कौन सी पार्टियां नजर आ रही हैं फिलहाल के। अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इन लोगों को क्या संकल्प पत्र या प्रतिज्ञा पत्र सिर्फ लाने से मतलब होता है, या फिर इसको अमली जामा पहनाने पर भी जोर देते हैं। चारों आप बैठी हुई हैं, आप खास तौर पे आप डाटा के साथ बैठी हैं, क्या जानकारियां अभी तक आपको मिल पाई हैं ग्राउंड जीरो की तरफ से, और क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी आप चारों?
देखिए आशिफ जी, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो कांग्रेस के पास इस बात मजबूती में कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ चीजें ऐसे हैं कि अगर मिथक पर जाएं, क्योंकि 80 के दशक से यहाँ पर एक मिथक है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मिथक को लेकर आश्वस्त है, लेकिन अगर आप देखें उत्तराखंड में जो मिथक था वो टूट गया, उत्तर प्रदेश में जो मिथक था वो टूट गया। अगर ये मिथक इस बार टूट जाता है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही सीएम फेस ना होना भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कांग्रेस अक्सर इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस खुद बिना सीएम फेस के जा रही है। ये एक चुनौती जरूर हो सकती है। मिथक के भरोसे आप चुनाव में नहीं उतर सकते हैं, लेकिन इसके साथ छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर भी कांग्रेस आश्वस्त है कि शायद छत्तीसगढ़ मॉडल और ये मिथक कि सरकार नहीं बदलती है, ये कांग्रेस के फेवर में आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए पूरी तरह से यहां पर लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह छत्तीसगढ़ मॉडल को यहां पर लागू करना चाहती है, ऐसे ही आम आदमी पार्टी जो है वो आश्वस्त है आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लागू करना चाहती है, लेकिन भौगोलिक स्थिति जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देती है कि जो भौगोलिक स्थिति। आपने जब शुरुआत किया था तो आपने कहा था कि राज नहीं रिवाज बदलना है, ये बीजेपी ने एक नारा दिया है। इस नारे का मतलब हम समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से ये नारा नहीं बल्कि उनके संकल्प पत्र का सबसे बड़ा ये मोटो कह सकती हैं कि राज नहीं रिवाज बदलना है, क्या है ये? बड़ा संदेश है, बड़ा संदेश है। बड़ा संदेश इसलिए कहा जा रहा है, चारुल ने भी इस बात का जिक्र किया आसिफ जी, कि 80 के दशक से यही चला रहा है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो एक बार कांग्रेस की सरकार। ऐसे में साफ तौर पर ये कह दिया है जेपी नड्डा ने, सरकार नहीं बदलने दे, रिवाज नहीं बदलने देंगे। जो ये हमारा पहले से था कि भारतीय जनता पार्टी बदल जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस बदल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी बदल जाएगी, लेकिन इस बार ये रिवाज हम नहीं बदलने वाले हैं, बल्कि एक नया रिवाज सेट करने वाले हैं। आप लोगों को बताएं कि हम देखिए ग्राफिक्स के जरिए अपनी वो भी बता रहे हैं जो हमारी टीम ने मेहनत करी है कि कौन कौन से बड़े बड़े चेहरे हैं जो जिस पर इस बार सबसे ज्यादा हिमाचल का चुनाव जो है वो सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, वो सबसे ज्यादा चर्चा रहने वाली। देखिए पोंटा साहिब से सुखराम चौधरी हैं, जिनसे उम्मीदें हैं बीजेपी को और जो लगता है कि वो इस बार भी दर्ज करा पाएंगे जीत। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनसे उम्मीदें ये जाहिर है, खास तौर पे अगर कुंदन हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने जो सिपा सलार रहे हैं उन पर बड़े सारी उम्मीदें जताई हैं। जैसे ये इनकी बात कर लें, बिल्कुल जसवा से और प्रागपुरी से बात करें तो लगभग ज्यादा सीटों पर बदलाव नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये तमाम चेहरे हैं जिसका जिक्र करें आशिफ जी, तमाम चेहरे हैं जिन पर दांव खेला है बीजेपी ने, लेकिन एक ही चेहरा है जिस पर फिर से एक पहाड़ी राज्य में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनके चेहरे पर तमाम जो स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, तमाम लोगों की जिम्मेदारी वहीं तय की गई है। जेपी नड्डा चूंकि ये उनका गृह राज्य है, वहां पर उनकी साख से जुड़ी हुई एक तरीके से आप कह सकते हैं। जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं उनकी साख जुड़ी हुई है और संकल्प जो ये लिया गया है कि हम रिवाज नहीं बदलने देंगे, रिवाज एक बदल देंगे एक तरीके से। राज और रिवाज का जो जिक्र किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दशक से ज्यादा वक्त पर देखिए आपने आंकड़ों का बात किया आशिफ जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, ये आखिर क्यों है, ये 3-3.5 दशक से सरकार क्यों बदल जाती है? पहाड़ी राज्य है, सीमित संसाधन है, आपकी उम्मीदें आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती है। और संकल्प पत्र का जब हम जिक्र करते हैं तो संकल्प पत्र में आप उम्मीदों आकांक्षाओं से ज्यादा बहुत बड़े ख्वाब दिखा देते हैं। आपने 8 लाख का ख्वाब दिखा दिया, लेकिन 8 लाख अगर आप 4 लाख भी पूरी नहीं करेंगे, 5 लाख भी पूरी नहीं करेंगे तो लोगों की उम्मीदें टूटती है और अगली बार आप गुस्सा निकालते हैं मतदाता और आप सरकार बदल देते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में भी यही हो रहा है। अगर हम देखें इस बार उत्तराखंड में रिवाज बदल गया, वहां पर 5 साल के बाद सरकार बदलने का, लेकिन पहाड़ी राज्यों में दिक्कत यह है कि जैसे ही आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है लोग गुस्सा निकालते हैं। संसाधन भी कम है, आपको पता है, सभी को पता है संसाधन कम है, लेकिन आप बहुत बड़े दिखा देते हैं। बिल्कुल कुंदन, हम ये ग्राफिक्स के जरिए अपनी टीम की मेहनत बताएं कि किस तरीके से हमारी टीम ने मेहनत किया और स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि जो जो आज संकल्प पत्र की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो खास बातें हैं, उनका जिक्र हम कर रहे हैं। वो क्योंकि जिसके सहारे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए वो रोड शो भी है जो अभी आप कह लें कि जेपी नड्डा जो लगातार रोड शो कर रहे हैं, जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उसकी भी हम तस्वीरें आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखिए कि संकल्प पत्र में जो जो खास बातें हैं उसका एक एक सीट का हम सियासी समीकरण भी बताएंगे और हम ये बता रहे हैं कि संकल्प पत्र में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं और किन किन मसलों को लेकर या कह लें कि किन मुद्दों को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है, उसके अलावा अन्नदाताओं को 3,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, इसका वादा किया। ये सब ऐसे बड़े मसले हैं जो आप समझिए कि
भारतीय जनता पार्टी ने दिया है आज के संकल्प पत्र में। तो सभी गांवों तक पक्की सड़कें पहुंचाने का वादा किया गया। ये अपने आप में बहुत चुनौती होती है। पहाड़ी राज्य में अभी हर गांव तक जहां पर 10 से 20 घर होते हैं वहां पर सभी गांव तक पक्की सड़क पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार बीजेपी कर रही है और जेपी नड्डा ने कहा है कि तमाम गांवों तक हम पक्की सड़क पहुंचा देंगे। ये वादा शामिल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा शामिल है। 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की बात कही गई है। नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। स्टार्टअप को लेकर के बात कही गई है। किसानों के लिए जो फल, खासतौर पर जो मौसमी फल होते हैं और पहाड़ी राज्यों में खास तरह के जो फल होते हैं उसका निर्यात करके वहां के काश्तकार जो हैं पैसे कमाते हैं, उनकी सहूलियत के लिए तमाम वादे किए गए। तो ये वादे बीजेपी की तरफ से किए गए, लेकिन क्या ये वादे जो परंपरा रवायत रही है हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता बदलने की रवायत रही है, क्या उस रवायत को तोड़ पाएंगे? ये वादे अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। चारुल, मैंने एक बात का जिक्र किया, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। ये इसके पीछे की वजह यह है कि जो आप वादे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते, इसलिए जो वोटर्स हैं अगले 5 साल में आपको सबक सिखा देते हैं, आपको घर बैठा देते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कुंदन कि यहाँ पर जो अहम चीज रही है, पार्टियों ने मिथक को शायद एक विश्वास बना लिया है कि ठीक है सरकार बदल जाएगी, लेकिन आज का घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, उसमें आपने सुना होगा खुद नड्डा जी ने कहा कि हमने वो भी किया है जिसका जिक्र हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया था। महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, हाईवे बनाने की बात हो, अस्पतालों को लेकर बात हो, वो तमाम चीजों का जिक्र किया है। यानी जो कहीं ना कहीं एक भ्रम रह गया था, अब ये समझना होगा राजनीतिक पार्टियों को भी कि सिर्फ भाषण नहीं देना है, काम करके दिखाना है। और काम करके जब दिखाया गया तो इसका जिक्र भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया। जब नड्डा जी कहते हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के वादों को तो पूरा किया है, लेकिन हमने वो भी किया है जो हमने कहा नहीं था, जिसका हमने जिक्र तक नहीं किया था, ताकि प्रदेश का विकास हो सके। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार जो है वो प्रदेश में जरूरी है। और जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं मोदी मैजिक, वो बहुत ज्यादा ये माना जा रहा है कि चलेगा, लेकिन इसके साथ ही नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी का गृह राज्य है हिमाचल। मैं अपनी टीम से कहूंगा, खासतौर पे हमारे जो डेस्क की टीम है, मुझसे कहूंगा कि टैली भी दिखाएं, उससे ये मालूम हो कि अभी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, चैलेंजिंग कितनी बड़ी है, चैलेंज कितने बड़े बड़े हैं। क्योंकि खासतौर पे देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कुंदन आप भी इस बात से सहमत होंगे, मीनाक्षी भी होंगे और चारुल भी, कि हम ये बता रहे हैं कि इस बार जो सबसे बड़ा चैलेंज है उस सीट को बरकरार रखना, उस सत्ता को बरकरार रखना, सिंहासन को बरकरार रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप सोचिए किस तरीके से स्टार प्रचारक की भूमिका में इस वक्त अनुराग ठाकुर वहां लगातार लगे हुए हैं, और खासतौर पर अनुराग ठाकुर को स्टार प्रचारक ही नहीं बल्कि हिमाचल चुनाव की नब्ज को समझने वाला कारगर खिलाड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पिता से लेकर उन्होंने आपने अनुराग ठाकुर का जिक्र कर दिया, तो मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं उसमें। अनुराग ठाकुर तो अपने राज्य में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब चुनाव था तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, वो सह प्रभारी बनाए गए थे, वहां के तमाम जगहों पर जाकर के वो मेहनत कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रिपीट करती है बीजेपी, फिर से क्लियर कट बहुमत के साथ आती है, ये बड़ी जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को वहां भी थी। अब वो अपने गृह राज्य में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी कर रहे हैं। पिछले लगातार देखिए केंद्रीय मंत्री वो अपना कामकाज यहाँ संभाल रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश लगातार जा रहे हैं। वहां के कार्यकर्ताओं से उनकी जो पकड़ है, जो पहुंच है, वहां की जो जमीनी हकीकत को समझते हैं, उसका फायदा बीजेपी लेना चाहती है और अनुराग ठाकुर अपनी पार्टी को उस पकड़ को, उस कनेक्शन को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मीनाक्षी कुछ कह रही थी आप। आसिफ जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर रिवाज, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्साह से लवरेज है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना ली, उसके बाद उत्तराखंड में भी उस मिथ को तोड़ दिया जो कहता है एक बार में कांग्रेस आएगी, एक बार में भारतीय जनता पार्टी आएगी। बारी हिमाचल प्रदेश की है, आप समझते हैं, नेचर को समझते हैं, उस हिसाब से आप घोषणाएं करते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से घोषणा कर रही है, फिर वो 8 लाख यहाँ रोजगार के वादे हो, पक्की सड़कों के वादे हो, 5 मेडिकल कॉलेज के वादे हो, ये तमाम वादे 5 साल तक क्या किया? किससे सवाल कर रही हैं आप? जी आसिफ जी, आप समझाएं दर्शकों को इस तरीके से कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब एक पार्टी ऑलरेडी सत्ता में थी पिछले 5 साल तक, और 5 साल तक जब आप सत्ता में रहते हैं, आप तमाम काम करते हैं जिसका जिक्र जेपी नड्डा करते भी हैं यहाँ मंच पर खड़े होकर के, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो आप ये सारे वादे भी करते हैं, हम 8 लाख नौकरियां देंगे, पक्की सड़कें बनाएंगे, 900 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए देंगे। तो क्या 5 साल तक आप सरकार में रहे, ये वक्त इनफ नहीं था इतने सारे काम करने के लिए, या फिर अब आप चुनावों के मद्देनजर एक नया रोड मैप तैयार करने के लिए निकल? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है। और देखिए, मैं आपको बताऊं मीनाक्षी कि ये हर बार
हर बार के चुनाव में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, मैंने पहले भी शुरुआत से पहले यही कहा था कि चाहे संकल्प पत्र लेके आइए या प्रतिज्ञा पत्र, पहले आपको ये निश्चित करना होगा कि जो आप घोषणा पत्र, जो खासतौर पे कुंदन ने जिसका नाम दिया और ये वही नाम से जाना जाता है, इस घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने के लिए आप कितने ज़्यादा आतुर हैं, या ये कह लें कितने ज़्यादा आप इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि आप जो घोषणा पत्र लाते हैं उसको इस पे लागू कैसे कराया जाए। और बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं सहारे में वो चुनाव जो भी पार्टियां लड़ती हैं उनका सबसे बड़ा यही इसी बात को होता है कि वो अपने मैनिफेस्टो को कितने बेहतर तरीके से, कितने साज सज्जा के तरीके से वो ले आए और अपने तमाम लोगों को ये कन्विंस कर सके कि देखिए हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आपको सुनहरे सपने आपके जो है वो उसको हकीकत में बदलने का मादा रखता है। ठीक है, तो तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो के हीरोज में जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे और हिमाचल प्रदेश के ग्राउंड हकीकत को हम समझने की लगातार कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल में दरअसल बयार किस तरह से बह रही है, किसकी तरफ बह रही है और वहां के लोग क्या कहते हैं, हम समझने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की आज हम बात करें, कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से तस्वीरें आ रही है। दरअसल जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। 11 पॉइंट्स में इस संकल्प पत्र को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच रोड शो चल रहा है। शिमला के माल रोड पर यह रोड शो चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है। ये हालांकि हिलती हुई तस्वीर है, लेकिन यहाँ पर रोड शो में देखिए लोगों का हुजूम है वहां पर और बीजेपी माल रोड पर यहाँ पर रोड शो कर रही है। जेपी नड्डा ये रोड शो कर रहे हैं। दरअसल नड्डा पर बड़ी जिम्मेदारी है उनके गृह राज्य में अपनी पार्टी को एक बार फिर से जिताने की। रवायत जो चली आ रही है हर 5 साल में सत्ता के बदल जाने की, उस रवायत को तोड़ने की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है वो जेपी नड्डा के कंधों पर ही है। और इस वक्त रोड शो चल रहा है और रोड शो में आप देखेंगे शिमला की गलियों में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर दिखाई दे रहे हैं, नेता दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी का झंडा बैनर ही दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता को उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या 3 दशक के बाद जो रवायत चली आ रही, 3 दशक से चली आ रही है, उसे बीजेपी तोड़ पाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखिए 12 नवंबर को मतदान होने, 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं और ऐसे में आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको शिमला के मॉल रोड की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जेपी नड्डा जी यहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से रोड शो में यहां पर भीड़ भी एकत्रित है। मीनाक्षी बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा क्योंकि इस वक्त जिस हम संकल्प पत्र की बात कर रहे थे उस संकल्प पत्र पे सबसे बड़ा रिएक्शन हमारा कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी और पंजाब विधानसभा के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ हैं। बाजवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। बाजवा साहब पहला रिएक्शन आपका, कैसे देखते हैं इस संकल्प पत्र को? हाँ जी, कैसे देखते हैं आप इस बीजेपी के संकल्प पत्र को जिसमें कहा गया है कि बहुत सारे वादे किए गए हैं और कहा है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे हम? हेलो, हाँ जी जी बाजवा साहब आवाज आ रही है? हाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हिमाचल के लोग रिवाज बदलेंगे और झूठ बोलने वालों को बाहर का दरवाजा दिखाएंगे। ये जो भी वादे किए, वादा खिलाफी की है। 5 साल में जो इन्होंने कहा कंप्लीटली उसके उलट इनका सारे का सारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं थोड़ा सा जल्दी में बताना चाहूंगा जी। 1971 में 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश होंद में आया और हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री थे जब हिमाचल को स्टेट का दर्जा दिया गया जी। 46 साल में हिमाचल का नई स्टेट बनने के बाद ये जो उनका डेट है, कर्जा है, वो 42,000 करोड़ था जब कांग्रेस छोड़कर गई है 2017 जी। ये 5 साल में जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने ये 42,000 से बढ़ाकर 72,000 कर दिया। आप मुझे बताओ इनको वोट कौन डालेगा जी? गुड गवर्नेंस ये कह रहे हैं जी। ये कह रहे हैं डबल इंजन को डालो। भाई इंजन तो इनका चला ही नहीं। ठीक है बाजवा साहब हम कुछ तस्वीरें भी साथ में दिखा रहे हैं। आप जब आप बात करें तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर्चा बांट रहे हैं गली गली जा करके। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी पार्टी के जो चेहरा है और जो अध्यक्ष है वो इस तरह से प्रचार करेंगे क्या आने वाले दिनों में? हालांकि बहुत कम वक्त बचा है तो। नहीं कर ही रहे हैं जी। खड़गे साहब सभी आ रहे हैं, सारी हमारी टीम लगी हुई है, चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं, सह प्रभारी लगे हुए हैं, पार्टी का काडर लगा हुआ है। सो आप एक बात और मेरी बात सुनिए।
हमारे प्रधानमंत्री जी सारे देश के बहुत माननीय हैं, मोदी साहब जी 6-7 दफा उनको एक छोटे से सूबे में आना पड़ा। उसका मतलब ये है कि इनका चीफ मिनिस्टर पेड चीफ मिनिस्टर है। नड्डा साहब रोज बाजार गली गली शहर कूचे कूचे में घूम रहे हैं। उसका मतलब है जयराम ठाकुर साहब नहीं तो एक हमारे वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, नेशनल लीडरशिप आखिर एक आधे दिन में एक आधे राउंड के लिए आती थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत मोहब्बत है, उनको बहुत प्यार है हिमाचल की जनता से, और वही प्यार बांटने के लिए वो वहां जाते हैं, उनसे लगाव है इसलिए वो वहां जा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए भैया, ये प्यार इनको अकेले 15-20 दिन में याद आता 5 साल के बाद। आप देखिए इतना बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, बेरोजगारी सबसे बड़ी हिंदुस्तान में 6वें नंबर पर हिमाचल है जी बेरोजगारी में। 67,000 पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई हैं जो अभी तक ये बांट नहीं पाए जी, लड़कों को जॉब्स नहीं दे पाए। रिक्रूटमेंट के इतना बेरोजगारी में तो दूसरे नंबर पर राजस्थान भी आता है, आंकड़े ये भी कहते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी आपसे, बाजवा साहब प्लीज मेरा सवाल सुनिएगा सर। मैडम नहीं, एक मिनट बात सुनिए, अपनी बात मत कीजिए। अगर मेरी बात करनी मेरी बात बिल्कुल जवाब आपसे ही चाहेंगे। नहीं, ये राजस्थान की इलेक्शन हो रही है क्या हिमाचल की हो रही है, पहले आप बताओ। बिल्कुल सर, हिमाचल की हो रही है। आप बीजेपी के स्पोक्समैन मत बना के। नहीं बिल्कुल सवाल सुन लीजिए, आप तो पहले से ही तय करके बैठ जाते हैं। सर सवाल सुनिए, आप तो पहले से ही तय करके बैठ जाते हैं। आपने एक यहाँ पर गणित बताया, मैंने उस गणित पे आपसे सवाल पूछा। मेरा सवाल इतना सा है कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। आप खुद कहते हैं कि झूठे वादे होते हैं, इस वजह से होता है। तो क्या कांग्रेस भी इस तरीके के झूठे वादे करती है या भारतीय जनता पार्टी बस करती है इसलिए यहाँ पर सरकार बदल जाती है? मेरे शब्दों को उल्ट मुल्ट मत कीजिए। मैंने कहा इस सरकार ने झूठे वादे किए, उसके वजह से ये सत्ता तब्दीली हो रही है। सर, और इनकी बुनियाद झूठ पर है, कुछ किया ही इन्होंने कुछ नहीं है। स्कैम किए हैं, ना किसी नौजवानों को नौकरी दे पाए हैं। इतना 30,000 करोड़ का कर्जा आगे से बढ़ गया है। किसानों के साथ बड़ा धक्का किया है। ये अडानी जो है 30 रुपए का 35 रुपए का पर केजी एप्पल खरीद कर, बाजवा साहब प्रतिज्ञा पत्र में और संकल्प पत्र में क्या बड़ा अंतर पाते हैं आप? प्रतिज्ञा पत्र में जो प्रतिज्ञा पत्र जो आप लोगों ने कल ले आए और संकल्प पत्र बीजेपी ले आई, इसमें बड़ा अंतर क्या, और क्या लगता है क्यों आवाम आपको पसंद करे? सबसे बड़ा अंतर ये है कि हिमाचल के हर घर में सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड सर्विंग है या एक्स सर्विस, जो एक्स सर्विंग है। हम इनके लिए ओपीएस लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ी डिमांड है हिमाचल की, वो हम लेकर आ रहे हैं और बीजेपी भाग रही है उससे। और नंबर टू महिलाओं के लिए 18 साल से 60 साल की एज तक हम 1,500 रुपए इकोनॉमिक पावरमेंट के दे रहे हैं। इन्होंने एक रुपया नहीं दिया। इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री की है हर घर की, हम 300 यूनिट करने वाले हैं। इन्होंने 35 रुपए सेब के किसानों को दिए। हमने ये तय किया कि आगे से किसान कीमत तय करेंगे। अडानी तय नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी भी चुनौतियां पेश कर रही है क्या, जिसके जहां पे आप विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं पंजाब के, वहां की पार्टी जो सरकार में है, वो हर जगह आप लोग जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां वो तैयारियों के साथ लड़ रही है। ये तो बी टीम है भाई, ये तो बी टीम है बीजेपी की। ये तो कांग्रेस के वोट काटने के लिए आ रही है। ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। नहीं तो यही आशिफ जी यही जानना चाहते हैं, आप लोगों को नुकसान होगा क्या? और नहीं, हमें इनका नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर से बोरी बिस्तरा उठाकर गुजरात ले गए हैं ये। अच्छा, शिफ्ट हो गए? हाँ, गुजरात शिफ्ट हो गए। बोरी तो गुजरात में नुकसान कर सकते हैं क्या? तो इसीलिए बाजवा साहब खुश नजर आ रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं वहां भी निकलेगा। ठीक है। प्रताप जी एक सवाल मेरा भी है। प्रताप जी एक सवाल सुन लीजिए। आज एक बहुत सीनियर जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे वहां आम आदमी पार्टी के, वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। और ये जो मैंने चार्ज लगाया बी टीम का, ये उनका चार्ज है कि ये मैंने 15 लोगों को कहा आम आदमी को ये टिकट दे, ये मजबूत कैंडिडेट होंगे भाजपा के खिलाफ। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, इधर चलेगा। जो गांधीनगर मॉडल है उसका मतलब ये है कि हमने कांग्रेस का वोट काटना, बीजेपी का मुकाबला नहीं करना। अच्छा बाजवा साहब, आप लोग कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे, आप बाजवा साहब कह रहे हैं 1 लाख नौकरी देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 8 लाख नौकरी देंगे। ये कितना अंतर है? मेरी बात सुनो, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां पिछले 5 साल में मोदी साहब ने देनी थी सारे देश में। अच्छा। 10 साल।
और जी। आपने देखा कि टोटल नौकरियां सारे हिंदुस्तान में ये 12 लाख बांट सके 10 करोड़ की जगह पर। तो सारा देश तो भाई बेरोजगार है, प्रताप जी, एक रोजगार सवाल किसी मेरा के भी पास आपसे नहीं है, इकोनॉमी हमारी डाउन है, प्रताप जी। किसान सड़कों पर है। ये काले कानून इनको वापस करने पड़े हैं। सिलेंडर्स, जो गैस सिलेंडर 470 का था वो आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। बाजवा साहब हाँ एक जी। एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए न्यूज इंडिया लगातार ये बता रही है कि उसके ग्राउंड के जो हीरोज हैं उन लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो जनता तय करती है। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें परसेंटेज ऑफ वोटिंग जिसमें आप लोग जो पिछड़े गए थे वो 6% वोटर से आप लोग पीछे हो गए थे। तो क्या हाँ जी। आपको लगता है कि उस 6% वोट को 5 साल में आप लोगों ने अपनाने के लिए, पाने के लिए आप लोगों ने मेहनत करी है, आप लोगों ने ग्राउंड पे वो वर्क किया है? क्या आपको भैया, लगता है वो- कि वो 6% वोट आप लोग उसको जो आपका कंपेयर था उसको ठीक कर पाएंगे या कर लिया है? 100%। मेरा एक दावा सुन लीजिए, एक जी। मेरी बात आज नोट कर लीजिए। जिस दिन रिजल्ट आए जी। उस दिन आप फिर मुझे ऑन टेलीविजन ले आए अपने चैनल पर। हम 2/3 मेजोरिटी से जीत रहे हैं। बाजवा साहब देखिए हिमाचल बिल्कुल की इलेक्शन कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से जीत रही है। हमारी सीटें 45 से ज्यादा अभी। बाजवा ये साहब आप बिल्कुल मेरी- आप ये पॉलिटिकल मेरी पार्टी के बात लीडर हैं, मान आपका लीजिए। दावा भी हो सकता है, बिल्कुल ये आप ठीक दावा कह रहे हैं। 100% करेक्ट है। लेकिन एक सवाल एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि आपने भी कहा कि आप जब आप रिजल्ट आएगा आपको जरूर परेशान करेंगे, हम करेंगे आपको नहीं, परेशान। परेशान नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल। खुशी होगी भाई। बहुत बढ़िया। परेशानी तो होगी भाजपा को, बिल्कुल मैं लेकिन परेशान नहीं हूँगा। मैं वेट करूंगा आपकी कॉल का। नहीं, और बिल्कुल। मुझे पता है शायद आप मुझे कॉल भी ना करें। नहीं क्योंकि करेंगे। देखिए मेरा बाजवा जो- साहब ये जो मेरी- आप अपने हाँ जी, मन हाँ से कोई चीज मत ग्राफ बनाइए अपने मन में, क्योंकि आप नहीं, न्यूज इंडिया पे हैं और मैं आपको इस बात को आश्वस्त करूं, मैं एक संपादक होने के नाते, कि हम हाँ लोग जी। सरोकार की बात करते हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं। मैं- आप किसी भैया- दूसरे से परसेप्शन आप हमारा मत बनाइए, पहली चीज। मैं दूसरी चीज ये कह रहा था कि देखिए हमने आपको, इसीलिए आप सोचिए कि हमने आपको वक्त दिया है, हम आपको रिक्वेस्ट करके आपको बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी राय हम जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ग्राउंड पे जो लगातार हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हैं, लगातार हमारी टीम जो दिन रात एक करके मेहनत कर रही है, हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रैलियों का कितना फर्क पड़ता है वहां के आवाम पे। क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री की रैलियां हुई हैं, राहुल गांधी को रैली नहीं करनी चाहिए थी, आपको नहीं लगता? भैया हम ये आप मुझे सिर्फ- बताओ जी राहुल जी सारे देश को जोड़ रहे हैं जहां मोदी जी देश को तोड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी इधर हैं पहले दिन से ही, 1 महीना हो गया उनको। जी। आप हमेशा नेगेटिविटी की बात क्यों करते रहते हो जी? अगर मैं कल आपको और कोई सवाल पूछूं कि ये आदमी क्यों नहीं, हर आदमी अपना जॉब कर रहा है। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आ रहे हैं, है। प्रियंका गांधी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इधर है, बघेल साहब इधर हैं, हम सारे इधर हैं, और पंजाब में से ही हिमाचल बना है। बिल्कुल। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताना चाहता हाँ, हूं भैया, वही 44 जानना साल- चाहते हैं, वही जानना 44 साल सियासत में मुझे हो गए हैं। कांग्रेस इज विनिंग हिमाचल हैंड्स डाउन। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर साहब एक खुश प्रभार जी, इनके बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर थे, एमएलए की टिकट लड़ रहे हैं, और उनको सीधा ये बात कहने के मेरी बात अच्छा, मानो और विड्रॉ कर जाओ। बाजवा साहब, अगर यहाँ तक कॉल सीधी बिल्कुल। जा रही है उसका मतलब ये है, बाजवा साहब एक हमारे सहयोगी का एक सवाल है। आज संकल्प पत्र में 2 बड़े इश्यूज बीजेपी ने उजागर किए हैं। पहला बताएं। ये कि उन्होंने ये कहा है कि वक्फ की जो जमीनें हैं जिसको इंक्रोच किया गया है उसको रिलीज कराएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि वो जिस तरीके से वो लोग लगातार, अगर हम कॉमन सिविल कोड की बात करें तो उसको भी लागू कराने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि वो बीजेपी वहां पे भी वो प्ले करना चाहती है कार्ड, जिसको लेकर वो हर स्टेट में और अपनी मजबूती दर्ज करा चुकी है। इसका फायदा हिमाचल में कितना होगा, ये हमारी सहयोगी की तरफ सवाल है। मेरी एक बात सुन लीजिए भैया, या तो ये यूनिफॉर्म कोड लाते, पिछले 8 साल से मोदी साहब बैठे हुए, कौन रोक रहा था लाने को? क्या इलेक्शन के टाइम पर ही आपको याद आता 370, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड अब याद आया जी? आप फिर देखिए, अगर इनकी गवर्नमेंट डबल इंजन चलती, लोग खुश होते, तो ये पुरानी बातें करने का इधर कोई फायदा ना होता। अब लोगों को नए इश्यूज के साथ, नए नारों के साथ लुभाने की जो कोशिश है, उससे साफ तौर साबित होता है
कि प्राइम मिनिस्टर प्रताप जी, साहब को ये लेकिन बात मैनिफेस्टो समझ तो चुनाव के दौरान ही जारी किया जाता है और बीजेपी के मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड पहले से ही रहा है, लेकिन अभी आप जिस तरह हमारे सहयोगी मैडम आशीष जी से- रहा पहले से है। बाजवा जी, मेरा सवाल किया ये कुछ है भी कि नहीं अभी है। जब बात की गई कि राहुल गांधी प्रचार में क्यों नहीं आते हैं, तो आपने कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा जी, उन्होंने तो इशारों में इस बात पर सवाल उठाया था कि जितनी मेहनत इंदिरा जी ने करी है उतनी मेहनत अगर नए लोग कर दें, जिसमें सीधा इशारा प्रियंका जी और राहुल जी पर था कि अगर वो कर लेते तो पार्टी मजबूत हो जाती। तो फिर जब कांग्रेस खुद ही सवाल उठाएगी तो फिर कोई और क्यों नहीं उठाएगा? अगर आप प्रतिभा सिंह जी की बात करते हो कि जो अनुराग ठाकुर जी ने कहा है जब स्टेज पर रोते हुए अपने पिताजी को जब टिकट नहीं दी, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने भी यही कहा कि जिन लोगों की इज्जत मान और सम्मान थी उनको इज्जत सम्मान नहीं दिया जा रहा पार्टी में, इसीलिए उन बेचारों को अपनी आंखों में से आंसू निकालने पड़े। कभी उनकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए। जी, जो अडानी जी जो अडवाणी साहब कह रहे हैं, जो मुरली मनोहर जोशी जी कह रहे हैं, कभी उनकी तरफ भी आप ध्यान दे लीजिए करिए। ठीक है बाजवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नतीजे के बाद मैं जरूर आपको फोन लगाऊंगा, न्यूज इंडिया जरूर आपको फोन लगाएगा। प्रदीप पंडित हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मौजूद है, पंकज पंडित माफ कीजिएगा। पंकज जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कंपेयर करें तो आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? क्योंकि बहुत सारी गारंटी के साथ आप हिमाचल में भी गए, लेकिन बाद में ये आरोप लग रहा है कि बोरिया बिस्तर समेट करके आप लोग शिफ्ट हो गए गुजरात में। देखिए, मुझे लगता है कि ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हालात पंजाब में हुए हैं कांग्रेस और भाजपा के, उसके बाद ये जनता के बीच में छवि बनाना चाहते हैं कि हम मुकाबले में नहीं। मैं पहली बात स्पष्ट कर दूं, हम मजबूती से हर सीट पर लड़ रहे हैं। और दूसरा, आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने यहाँ पे अपने गारंटी प्रोग्राम दिए, और आज कांग्रेस देख लीजिए, भाजपा देख लीजिए, दोनों में हमारे गारंटी प्रोग्राम की छाप है। और सबसे बड़ी बात मैं भाजपा के दृष्टि पत्र पर कहना चाहूंगा, जिस पार्टी ने 5 साल तक अपनी दृष्टि पूरी तरह से जनता से बंद रखी, आज वो दृष्टि पत्र ला रही है। आज जरूरत थी ये बताने की कि आप क्या करें, आपने 5 साल क्या किया, आप कह रहे हैं हम आगे 5 साल क्या करेंगे। कॉमन सिविल कोड का आपने बात की, एक छोटी सी बात कहता हूं मैं, जब उत्तराखंड में चुनाव थे तब आप वहां करेंगे, यूपी में चुनाव था वहां करेंगे, अरे केंद्र में सरकार है ना, पूरे देश में करिए। आप हिम्मत है तो आप वक्फ बोर्ड का कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कब्जा करेंगे, अरे आपका चेयरमैन था 5 साल, वक्फ बोर्ड सरकारी तनख्वाह खाता रहा, तब क्यों नहीं उसे वक्फ बोर्ड किया? पंकज जी, एक सवाल और है कि आप देखिए कमोवेश यही वादे और यही गारंटी लेकर के आप लोग उत्तराखंड में गए थे। नेचर जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से देखे तो दोनों राज्य एक जैसे हैं, वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर हिमाचल में क्यों उम्मीदें इतनी ज्यादा आप लोगों ने लगा रखी है? देखिए, मुझे लगता है कि हिमाचल में हमारी उम्मीदें इस तरह से इसलिए ज्यादा बेहतर हमें है कि सबसे पहली बात कि हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में जो हमने जीत दर्ज की है, निश्चित तौर पर उसकी हवा हिमाचल प्रदेश में भी आएगी, क्योंकि पंजाब के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। ठीक है पंकज जी, जो आज मैनिफेस्टो जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कहीं आपको कॉपी तो नहीं कर लिया इन्होंने यहाँ पर? क्योंकि रोजगार की बात कर ली, शिक्षा की बात कर ली, सड़कों की बात कर ली, इतनी सारी बातें मैनिफेस्टो में कर दी, आम आदमी पार्टी को कॉपी तो नहीं किया? देखिए, मैं 2 शब्दों में कब बात कहूंगा। पहली बात, आज तक हिमाचल प्रदेश के चुनाव आपने भी देखे हैं, हमेशा यहाँ का चुनाव काहे पे होता था? लोअर हिमाचल, अपर हिमाचल, लाल टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने जब पहली बार मंडी में रोड किया था तो हमने उस दिन घोषणा कर दी थी कि इस बार का चुनाव मुद्दों पे होगा। और बड़ी खुशी की बात है, ये बारी बारी 50 साल तक प्रदेश को लूटने वाली पार्टियां पहली बार शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है। हम एक बात कहते हैं, ये कहते हैं आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं है। हम कहते हैं अपने घोषणा पत्रों को झांक के देखिए, आज कांग्रेस भी शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है। पंकज जी, बहुत सारी बातें आपने उत्तराखंड के चुनावों में भी कही थी, वहां भी आप खाता नहीं खोल पाए, वहां आपके जो सीएम फेस थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आप खाता भी ना खोल पाए? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव हमेशा संभावनाओं पे लड़ा जाता है और हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश की जनता का प्यार और विश्वास हमें मिल रहा है, ये बात तय है, हम दिल्ली और पंजाब का इतिहास हिमाचल प्रदेश में भी दोहराएंगे। पंकज जी, गुजरात या हिमाचल में कहां पर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहने वाली है? आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, गुजरात में बेहतर आप लोग कर पाएंगे जहां पर आपने पूरी ताकत झोंक दी है? हिमाचल में वो ताकत शिफ्ट हो गई है,
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगा कि चूंकि वहां पर प्रभारी जेल में चले गए, हिमाचल के प्रभारी, इसलिए वहां पर डिरेल हो गई क्या जो तैयारी थी? नहीं, निश्चित तौर पे सत्येंद्र जैन जी के जाने के बाद आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी हमारी क्या बोले ताकत कम हुई थी, लेकिन हमने उनकी गिरफ्तारी को ही प्रदेश में ताकत बनाया है कि प्रदेश में जो भी आदमी आता है, देखिए कल मनीष सिसोदिया जी आए, अभी वो दिल्ली नहीं पहुंचे थे, उनके पीए को बुला लिया। ना जाने मैं इसे इत्तेफाक कहूंगा या प्लान कहूंगा, जब भी कोई बड़ा नेता हिमाचल प्रदेश आता है तो ना जाने क्यों दिल्ली में हरकत हो जाती है। उसका सीधा कारण है हिमाचल प्रदेश से सबसे बड़ी अपने आप को पार्टी कहने वाली भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, वो हिमाचल प्रदेश से हैं। यहाँ के चुनावों से उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी है, तो सीधा असर दिल्ली में होता है। इसलिए हमारे नेताओं पर जब भी प्रदेश में आते हैं कार्रवाई होती है। बिल्कुल पंकज जी, साफ ईमानदार छवि दिल्ली मॉडल ये लेकर आप हिमाचल तो जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं। शराब नीति एक वजह रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता, क्योंकि लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि शराब नीति एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही जब हिमाचल के नेता कहते हैं कि पार्टी के बड़े नेता गुजरात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, मुझे लगता है ये कांग्रेस भाजपा द्वारा एक अपने आप में एक ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सीरियस नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, गुजरात में लगभग 5 करोड़ मतदाता है, यहाँ पे 55 लाख है, तो निश्चित तौर पे वहाँ ज्यादा नेता आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिए, कल मनीष जी थे, उससे पहले केजरीवाल जी आए, हमारे पंजाब के 4 मंत्री इस समय हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं। अभी हमारा भगवंत मान जी के कार्यक्रम मंडी पार्लियामेंट में तय हैं। तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ जुटे हैं और हमने हिमाचल प्रदेश के 14 लाख घरों में से 9 लाख घरों तक अपनी गारंटी डोर टू डोर पहुंचाई है। बिल्कुल। ये जो लोग पंकज जी, राजनीति, बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। आपसे फिर भी हम आगे भी जरूरत पड़ेगी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे लगातार ग्राउंड जीरो के हीरो लगातार बने हुए हैं। मैं इस वक्त मीनाक्षी का रुख करूंगा। मीनाक्षी के साथ हमारे ग्राउंड पे काम करने वाले और मजबूती से समझने वाले हिमाचल को हमारे साथी मौजूद हैं। मीनाक्षी, क्या जानकारी और किस तरीके से आप देख रही हैं इसको? बिल्कुल, तो प्रवीण को मैं अपने पास बुला लेती हूँ। प्रवीण से हम बात करते हैं। प्रवीण, क्योंकि आप हिमाचल के लिए काम करते हैं, हिमाचल से ही आपने ग्राउंड जीरो पर भी काम किया है, ऐसे में हिमाचल के जो जनता है उनके मुद्दे क्या है? क्या उनके मुद्दे के हिसाब से यहाँ पर जो आज वादे किए गए हैं, जनता से दावे किए गए हैं, जो दृष्टिपत्र लाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से संकल्प पत्र, वो कितना लोगों की पहुँच तक है, कितना वो सही है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम जो है हिमाचल के मुद्दों की बात करें तो हिमाचल में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य सुविधा, सड़कें और साथ में ओपीएस। तो हम जो है स्वास्थ्य सुविधा और बेरोजगारी को एक साथ और सड़कों को एक साथ जो जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ी बहुल इलाका है तो वहाँ पे अस्पतालों की सबसे ज़्यादा कमी है। तो लोगों का ये मानना है कि अस्पतालों की जो कमी है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है तो उनको जो है शहरी क्षेत्रों के लिए अब कुछ भी बड़ी तकलीफ होती है तो उनको जो है शहरी क्षेत्रों को जो है रुख करना पड़ता है। तो उसमें जो सड़क सुविधा देखे जाएँ तो पहाड़ी क्षेत्र है तो उस तरह से जो है सड़कें भी नहीं है। और दूसरा, हम जो है बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी को जो महंगाई के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हिमाचल में एक बद्दी को छोड़ के कोई भी इतना बड़ा इंडस्ट्री जो एरिया नहीं है कि वहाँ पे जो है लोग काम कर सके, क्योंकि उनको जो है हिमाचल से जो है बाहर के लिए रुख करना पड़ता है। तो लोगों का ये मानना है कि जो हम कमा रहे हैं तो उसमें जो है हम अपनी कुछ भी सेविंग नहीं कर पा रहे, और मतलब कमाने के बजाय जो लेकिन ऐसे में प्रवीण, चुनौती तो ये भी होती है कि क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, उसकी सुंदरता को बना के रखे, उसकी प्रकृति को बना करके रखे, तो ऐसे में इंडस्ट्री तो ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ की जो प्रकृति है वो नष्ट ना हो। ऐसे में और क्या चीज़ें हो सकती है, विकल्प क्या हो सकते हैं? और सरकार की द्वारा कई ऐसी चीज़ें भी चलाई जा रही थी, फिर वो पशुपालन से रिलेटेड हो या फिर बागवानी से रिलेटेड हो, वो तो काफ़ी सक्सेसफुल रही है हिमाचल में। बिल्कुल। देखिए आपने लास्ट में बागवानी की बात करी, तो कहीं ना कहीं हिमाचल के चुनाव में जो बागवानी भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 17 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पे जो है बागवानी मतलब सेब की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी जो आप हाल में देखेंगे कि जो लास्ट का विधानसभा सत्र हुआ था उसमें जो है बागवानों द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। उसमें जो है प्रशासन और बागवान आमने सामने आ गए। तो क्योंकि बागवानों का जो मानना है, जो हमें एमएसपी जो है हमारे हिसाब से नहीं मिली, और जो बिल्कुल जो हमें जो रेट मिलता है वो बिल्कुल 10 रुपए के से हिसाब से मिल रहा है। सरकार तो कहती है कि हमने एमएसपी तय कर रखी है, हम इसी हिसाब से ले रहे हैं, क्या वो ग्राउंड जीरो पे वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती? नहीं, ग्राउंड जीरो की अगर बात करें, जब हमने वहाँ पे जाके बागवानों से इस चीज़ का जायजा लिया तो बागवानों का कहना कि जो एक आज जो कार्टन जो होते हैं जिसमें वो पैकिंग करते हैं तो उन पे भी जो है सरकार ने जो है जीएसटी लगाना शुरू कर दिया। तो
उसी उसकी मार तो एक और आगे, पहले एमएसपी की बात करते हैं, उस तरीके से उनको जो है अभी तक एमएसपी नहीं मिल पा रही, तो ये भी एक अपने आप में एमएसपी नहीं मिल पा रही है, जीएसटी अलग से देना पड़ रहा है। यहाँ पे एक बात और, जैसे कि यहाँ संकल्प पत्र में कहा गया 8 लाख नौकरी, क्योंकि वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, वातावरण अच्छा होता है, प्रकृति के एकदम करीब होते हैं। 8 लाख यहाँ पे जो कोई आएगा, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जो जितनी नौकरी का वादा करके जो आएगा, क्या उसका जीतना पक्का है? क्या वो लोगों के मन तक पहुँच सकते हैं? नहीं मीनाक्षी, देखिए अगर 8 लाख रोजगार की हम बात करें तो 8 लाख रोजगार का ये माने, क्योंकि एक पहाड़ी बहुल क्षेत्र है, तो जैसे आपने बात करी कि पर्यावरण की दृष्टि से मतलब वहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह जो है नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि बेरोजगारी अभी आप अब हम फिर से उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। बिल्कुल हिमाचल चुनाव को लेकर जिस तरीके से तमाम अफरा तफरी मची हुई है, खासतौर पे ये कहे कि तैयारियों का सिलसिला तमाम लोग ग्राउंड पे कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल में इस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े लीडर हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों, या फिर वहाँ पे जो सह प्रभारी मंगल पांडे हों, जो बिहार के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, वो वहाँ मौजूद हों। सभी लोग डोर टू डोर कैंपेन में भी बिजी हैं। लगातार जिस तरीके समझिए हम संकल्प पत्र आया, बीजेपी चाणक्य को आप भूल गए आशिफ जी, बीजेपी चाणक्य भी वो भी लगातार वहां पर है, वो भी लगातार लग रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं कुंदन, क्योंकि देखिए इसीलिए हमने तमाम चीजों को बहुत बिल्कुल, और सीधे देखिए आपने चाणक्य की बात की और चाणक्य का विजुअल भी हमारे पास आ गया। हम सीधे वहां पे हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे अपने तमाम दर्शकों को कि जिस चाणक्य की बात हो रही थी, उस चाणक्य ने वहां पे भी अभी वहां पहुंचे हुए हैं। देखिए ये देखिए नगरोटा तस्वीरें, बिल्कुल नगरोटा की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं, इस चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे हैं। और नगरोटा में देखिए भीड़ कितनी है, यहाँ पर महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। महिलाओं का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, और वहां पर भीड़ इसलिए शायद दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तादाद में महिलाएं वहां पर उमड़ रही हैं बीजेपी के रैलियों में, सभाओं में, उसके आधार पर 33% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का जिक्र कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट होती है तो 33% आरक्षण बीजेपी महिलाओं को देगी। इसलिए वहां पर मौजूदगी देखिए महिलाओं की कितनी ज्यादा है। महिलाओं को भाई हर तरीके से सशक्त करने की बात बीजेपी पहले से करती रही है, जयराम ठाकुर सरकार करती रही है, ये दावा किया है। और अब एक बार फिर से 33% आरक्षण जो है वो सीधे तौर पर सरकारी नौकरी में बीजेपी देगी। नगरोटा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य जो है अमित शाह, वो यहाँ पर चुनावी सभा में मौजूद हैं। तो हिमाचल के नगरोटा में अमित शाह पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद चुनावी जनसभा को यहां वो संबोधित भी करने वाले हैं। की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मौजूद हैं। वहां पर बीजेपी के अमित शाह क्या कहते हैं ये हम आपको सुनाएंगे।